Good morning to all of you. Today we will discuss about the impressive answer writing, about the answer skill in exams, and we will discuss also that how to use, how to tackle our answer writings in upcoming exams like MA and BA academic exams. As you know that academic marks has a very important role, has a very vital role in transforming your future plans, your future goals. So it is very important to get more and more marks, to get maximum marks in these exams. अगर हम चर्चा करें कि हमारी जो एग्जामिनेशंस में मुख्यतः टेक्निक क्या होनी चाहिए लेखन शैली की, तो सबसे पहले जो प्रथम चीज है याद रखिएगा कि हमारे आंसर का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक प्रॉपर उसका डेस्टिनेशन होना चाहिए। हम जब भी आंसर राइटिंग करें तो एक प्रॉपर वे में चलें। प्रॉपर वे का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हमारे पास कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए, और उस टेक्निक्स में सबसे पहले एक आंसर राइटिंग का पूरा आप एक फ्रेमिंग कर लीजिए। तो आंसर राइटिंग का आप एक पहले फ्रेमिंग कर लीजिए, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस। फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस पहले थिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अनावश्यक डायरेक्ट आप क्वेश्चन न स्टार्ट कीजिए, बल्कि क्वेश्चंस करने से पहले जब आप उसको याद करते हैं, लर्न करते हैं, तभी आप क्या कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का अपना एक क्वेश्चन उसका फ्रेम बना लीजिए, उसको उसमें उसका एक ढांचा बना लीजिए जिसमें आप लिख लीजिए कि किसी क्वेश्चन का भूमिका में हमको क्या लिखना है, मतलब प्रियम्बल क्या लिखना है। उसके बाद आपको बताना है इसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री इज dependent on the sources and history should always be written under the periphery of sources or data। तो इतिहास साक्ष्य सापेक्ष होता है, इसलिए सोर्सेज का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद आप लिखिए मेन कंटेंट। मेन कंटेंट क्या है किसी भी क्वेश्चन के मेन कंटेंट क्या है, और उस कंटेंट के में हाईलाइटेड थिंग्स, तो आपके क्या क्या आपको हाईलाइट करना है, तो उसमें LIGHTD, ठीक है। मेन हाईलाइटेड थिंग्स उसमें देख लीजिए किस पे आपको हाईलाइट करना है। इसके स्पेशलाइजेशंस क्या क्या हैं, स्पेशलाइजेशंस क्या क्या हैं, आपके महत्वपूर्ण ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। उस क्वेश्चन की मूल विशेषता क्या है, उसका मूल कंसेप्ट क्या है, उन सब बारे में लंबी बातें आपको जितना करना हो ये कीजिए, मेन कंटेंट को लिखिए। इसके बाद हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ निश्चित तौर से लिमिटेशंस होंगी, कुछ न कुछ निश्चित तौर से खामियां होंगी, तो कम से कम उसकी कुछ खामियों को, उसके कुछ लिमिटेशंस को या उसकी एक दो आलोचना भी बताने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। तो लिमिटेशंस भी दर्शाइएगा, एक ही दो दर्शाइए। एक प्रकार से ये हो गया आपका क्रिटिकल एनालिसिस, एक प्रकार से ये हो गया आपका क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस भी जरूरी है, आपको अभी हम एक दो क्वेश्चन बता भी देंगे कैसे करना है। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। हम प्रोबेबली ये देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, स्टार्ट तो अच्छा करते हैं बट आगे चल के क्या करते हैं, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप कंक्लूजन को बहुत महत्व नहीं देते हैं, और जो मन होता है वो आप लिख देते हैं कि इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ये हुआ। तो लेकिन ऐसे न लिखिए, हमेशा कंक्लूजन में एक दो महत्वपूर्ण तथ्य डालिए। कंक्लूजन में कम से कम 2-3 लाइन आप अंडरलाइन कीजिए, ताकि लगे कि जो क्वेश्चंस आप लेके चले थे आप प्रॉपरली अपने आंसर तक पहुंच गए हैं, प्रॉपरली जो बातें आप कहना चाहते हैं उस बात तक आप पहुंच जाते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के फ्रेमिंग कर लीजिए,
और जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, हमने कहा कि राइट अबाउट द क्लास स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स। जैसे मान लीजिए आपको कोडिंग करना है कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष को बताएंगे, तो आपने लिखा कि वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल आपने लिखा। क्लास स्ट्रगल में पहले आप बताएंगे प्रियम्बल, इसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, तो आप बता दीजिएगा इसमें कि वर्ग संघर्ष मार्क्स ने लिया है, कैसे लिया, कहाँ से शुरू हुआ, वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्या होती है। इसके बाद आप बता दीजिए थोड़ा सा क्लास वर्ग क्या होते हैं, संघर्ष क्या होते हैं। ठीक है, कुछ बता दीजिए वर्ग संघर्ष की अवधारणा का स्रोत क्या है, मार्क्स कहाँ से देते हैं। जैसे मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी में इसकी व्याख्या किया है। मार्क्स के जो बहुत सारे ग्रंथ है उनसे इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, चाहे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो, चाहे मार्क्स का आपका जर्मन आइडियोलॉजी हो। ठीक है, हाँ, तो ये जो मार्क्स के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है, ये सब बता सकते हैं। हाँ, वर्ग संघर्ष की अवधारणा को पे प्रभाव पड़ता है, फ्रेडरिक एंगल्स का भी दिखाई देता है। तो वर्ग क्या है, संघर्ष क्या है, ये सब बता दिया। उसके बाद आइएगा मेन कंटेंट, मतलब है कि वर्ग संघर्ष की विचारधारा। तो आपका ये हो जाएगा कि या ऐसे करते सकते हैं वर्ग संघर्ष का विस्तार। तो वर्ग संघर्ष की मूल अवधारणा जो मार्क्स ने दिया है, इसके आधार पे मार्क्स ने क्या किया है, समस्त इतिहास को 5 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे आप 5 भाग लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें आपका हो जाएगा पहला उनका है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो पहला हो जाएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म या जिसे आप कहते हैं आदिम साम्यवाद। दूसरा हो जाएगा एज ऑफ स्लेवरी, दासता का युग। तीसरा आपका हो जाएगा एज ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवादी युग। तो आपका हो जाएगा एज ऑफ फ्यूडलिज्म। और चौथा हो जाएगा आपका एज ऑफ कैपिटलिज्म, जिसका मतलब होता है पूंजीवादी युग। क्या बताएगा पूंजीवाद में क्या पद्धति है, इसमें क्या पद्धति है, इसकी व्याख्या करते जाइएगा। और लास्ट में आपका आ जाएगा आपका एज ऑफ कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म से कम्युनिज्म तक ये आपका हो जाएगा साम्यवाद का, आदिम साम्यवाद से साम्यवाद तक कम्युनिज्म। ठीक है, तो अब आप इसमें बताइए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या, उसका व्याख्या कीजिए और फिर कुछ बता दिए आलोचनाएं, कुछ कमियां। तो इसके कुछ बता दिए आपकी इसमें कुछ कमियां क्या हैं, हाँ, इस सिद्धांत की। उसके बाद बता दिएगा इसके बाद भी इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस या निष्कर्ष। इसके बाद भी कुछ तो महत्व होगा, तो कुछ भी इसके महत्व और निष्कर्ष। तो मतलब आप इसी सिस्टमेटिक अप्रोच के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को लास्ट तक ले जाइए, ताकि वो क्वेश्चन पूरी तरह से ग्रैबिंग चले, पूरी तरह से क्वेश्चन बढ़ा हुआ हो और एक सिस्टमेटिक जोन में वह आगे बढ़ता रहे। ये आपका जो होना चाहिए टेक्निक सबसे बड़ा होना चाहिए। और चीज़ों को अंडरलाइन करते जाइए, जहाँ पे जाकर जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म अंडरलाइन किया, इसमें 2 वर्ग हैं। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म यह वर्ग संघर्ष विहीन अवस्था है, वर्ग संघर्ष विहीन अवस्था अंडरलाइन कर लिया। यह रूसों के प्राकृतिक अवस्था के समान है, तो प्राकृतिक अवस्था अंडरलाइन कर लिया। आगे देखेंगे एज ऑफ स्लेवरी में 2 वर्ग हो गए, एक वर्ग हो गया स्वामी, दूसरा सेवक। तो स्वामी वर्ग फिर सेवक वर्ग अंडरलाइन कर लिया। ऐसे ही आप पूरा क्वेश्चन को ले जाइए और फिर लास्ट तक निष्कर्ष ले जाइए कि मार्क्स की जो महत्वपूर्ण अवधारणा रही है, वास्तव में मार्क्स ने आर्थिक तत्वों के आधार पे, उत्पादन पद्धति के आधार पे जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया है, हाँ, वह ऐतिहासिक पद्धति के आधार, वह ऐतिहासिक व्याख्या आर्थिक पद्धति के आधार पर है। इसीलिए मार्क्स के सिद्धांत को आर्थिक नियतिवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने आर्थिक नियतिवाद या ऐतिहासिक नियतिवाद अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो मतलब एक हमारा अप्रोच यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन पहला है, याद रखिएगा। दूसरी चीज सोर्सेस पे हमेशा ध्यान दीजिए। सोर्सेस ऑफ द क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के संदर्भ में जो लिखने में कौन कौन से सोर्स हैं, चाहे वो एपिग्राफिकल हो, चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो, ठीक है, चाहे वो आपके किसी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के सोर्स हो, तो उन सबको भी हाईलाइट करते जाइए। तो सोर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ जरूरी हो अभिलेखों को, साहित्यिक स्रोतों को कोट करते रहिए, है ना। और शुरू में जरूर बता दीजिए कि इस
शासक से या इस जो अवधारणा मत या सिद्धांत लिख रहे हैं इसके संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक, इसके बाद तो आपका हो गया सोर्सेज ऑफ द टॉपिक हो गया, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा बात आपका मेन कंटेंट। मेन कंटेंट आपका सबसे मजबूत होना चाहिए। जिस कंटेंट की आप बात कर रहे हैं वो कंटेंट पूरा विस्तार से आप वहाँ बताइए। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, फिर उस कंटेंट के पश्चात आप इसमें एक और चीज है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का भी ध्यान दीजिएगा। अनावश्यक बातों को फैलाने का प्रयास न करिए। आप अगर बहुत ज़्यादा आप एलाबोरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें लिखने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन आपका जो होगा वह जो क्रमबद्धता रहेगी वह टूटने लगेगी। इस क्वेश्चंस में जो ग्रेटिंग होगी वह आपके कमजोर होती जाएगी। तो क्वेश्चन का जो कसाव होता है, जो क्वेश्चन की एक इसेंस होती है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। तीसरा अगला महत्व याद रखिएगा, अंडरलाइन ऑफ द हाईलाइटेड थिंग्स। तो आप हाईलाइटेड थिंग्स जो हैं उनको अंडरलाइन करके जरूर दिखाइएगा। एक चीज याद रखिएगा। दूसरी बात इसमें और याद रखिएगा, कमेंट्स जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ जहाँ जरूरी हो, ऐतिहासिक कमेंट्स, हिस्टोरियंस के कमेंट्स, किसी लिटरेरी और अभिलेखित जो आपके एपिग्राफिकल सोर्सेज हैं उनके जो कमेंट्स हैं उस कमेंट्स को भी जगह जगह पे आप कोट कर सकते हैं। और उसके बाद आप याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट। किसी भी क्वेश्चन पे अनावश्यक समय नहीं नष्ट करना है और न तो किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय देना है कि उसके कारण आपका अगला 4-5 क्वेश्चन जो है खराब हो जाए। यह याद रखिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट याद रखिएगा। जितना टाइम आपको मिला है, अगर 3 घंटे 5 मिनट है तो एवरेज आपको 35 मिनट अगर मिल रहा है तो मान के चलिएगा कि आपको एडजस्ट करने में, सोचने में हर क्वेश्चन के थोड़ा सा समय लगेगा, 2-2, 3-3 मिनट। उसके बाद 4-5 मिनट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल्स की वे सब होगी। तो 8-10 मिनट आप अपना निकाल दीजिए, 10 मिनट। उसके बाद उस 10 मिनट निकालने के बाद जो समय बचे उस टाइम मैनेजमेंट हर क्वेश्चन को बांट लीजिए। और उसके बाद कोशिश ये कीजिए कि जितना टाइम अगर 32 मिनट मिल रहा है, 28 या 30 मिनट मिल रहा है तो आप उसी 28 या 30 मिनट के अंदर अपना क्वेश्चन पूरा कर दीजिए। ठीक है, इसलिए नहीं किसी क्वेश्चन मान लो आप यहाँ से 45 मिनट तक लेके चले गए तो आपका ये जो 15 मिनट अनावश्यक जाएगा, ये 15 मिनट आपके अगले 4 क्वेश्चंस को खराब कर देगा। और वो 15 मिनट को एडजस्ट करने में आपको हर क्वेश्चन में 4-4, 5-5 मिनट का समय कम हो जाएगा और आपको चारों क्वेश्चन में फिर क्या करना पड़ेगा, अगले चारों क्वेश्चन को आपको मेंटेन करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से और वहाँ पे कंटेंट आपका कमजोर हो जाएगा। इसीलिए किसी क्वेश्चन में कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 मिनट 4 मिनट बढ़ गया, किसी 5 मिनट कम हो गया 4 मिनट, ठीक है, लेकिन अनावश्यक 15-20 मिनट आप मत बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे आप। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इतिहास की बातें हैं साक्ष्य लिखिए और संस्कृत के श्लोक भी इतिहास में खूब आते हैं, संस्कृत के श्लोक इन सबको भी आप जगह जगह पे कोट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री है तो आप लिख दीजिए कि राजतरंगिणी में कहा गया है श्लाघ स एव गुणवान रागद्वेष बहिष्कृता भूताद कथने यश अस्थे अस्थे सरस्वती, उनको डाल दीजिए। आप जब वर्ण व्यवस्था को लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर डाल दीजिए कि चतुर्वर्णी मया सिस्टम वो डाल दीजिए। फिर आप डाल दीजिए ब्राह्मण स्वरूप मासीर बाहु, ये सब डाल दीजिए। तो जहाँ जहाँ पे आपको मिल सके, और संस्कृत के श्लोक डालने में लिखने में समय बहुत लगता है, इसीलिए इसकी स्ट्रेटजी ये है कि आप इनको लिख के याद कर लीजिए। और दूसरा आइडिया ये कीजिए कि जब आप मान लीजिए 4 पेज का क्वेश्चन लिखे हैं, 5 पेज का लिखे हैं तो बार बार उसे आप पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा ये कि 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसकी कोडिंग कर लीजिए आधा या 1 पेज में, और बार बार उसी आधे 1 पेज को पढ़िए और जाके उसी की व्याख्या कर दीजिए। सबसे
जान लीजिएगा सबसे इजी, सबसे आपका स्ट्रेटेजिक ये पॉलिसी है जिससे आपके फैक्चुअल थिंग्स जल्दी गलत नहीं होंगे और जल्दी आपसे कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। ये पॉइंट एक भी न छूटे, हर पॉइंट पे कुछ न कुछ लिखिए, याद रखिएगा। और दूसरी बात, फैक्ट उसमें खूब रहे, फैक्ट भी उसमें खुद रहे। तो मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस करने में आप फैक्ट की कोई जानकारी ही न दीजिए, ठीक है। और उस लोग को क्या कीजिएगा, अब मान लीजिए आप 2 क्वेश्चन आज पढ़े, तीसरा अगले दिन 2 क्वेश्चन तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं, तो आपका पता लगा इसमें जो संस्कृत का श्लोक याद करना है या कमेंट्स याद करने हैं या इंग्लिश के कोटेशन याद करने हैं, तो आपका 2-3 दिन बाद नंबर आए। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक पेज में 2-4 पेज में अपना क्या कीजिएगा, लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में इतने संस्कृत के श्लोक डालने हैं, इस क्वेश्चन में इतने इंग्लिश के कोटेशन डालने हैं, और ऐसे ही 5-6 पेज अपना बना के रख लीजिए। और उसको क्या कीजिए, उसको रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, सुबह शाम रात में सोते समय याद कर लीजिए और उसको लिख के याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में छूटने भी न पाए और एग्जाम में उसको दोबारा रिमाइंड करने के लिए अनावश्यक आपका समय भी न नुकसान हो। तो टाइम मैनेजमेंट, और क्या होता है, संस्कृत के श्लोक जो होते हैं उन्हें लिखने में वो टफ भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे उनको लिखने में आपको हलंत का, चाँद बिजली का, इन सब का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उसे बार बार पहले से लिख लीजिए और पूरे क्वेश्चन लिख रखिए, अपने जेब में पॉकेट में लिख के रख लीजिए, ताकि कहीं आप जा रहे हैं अपना निकाल के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं बैठे हैं पढ़ लीजिए, तो वो ताकि जो जितने भी फैक्ट्स हैं वे आपके लगातार आपको याद होते रहें और एग्जाम में आपको अनावश्यक उसके कारण प्रेशर क्रिएट न हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन करके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पॉइंट वाइज आप यहाँ से अपना याद कीजिए और वहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखते चले जाइए, ताकि क्वेश्चन एक रिदमिक आर्डर में रहे। जैसे जहाँ भूमिका खत्म हो तो आगे लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ कीजिए कि जहाँ तक इस शासक या इस विचारधारा से संबंधित सोर्सेस की बात है, स्रोत की बात है, तो इस संदर्भ में हमको ये अभिलेख या ये साहित्यिक स्रोत या ये इतिहासकार ये ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पे इस काल के इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। आगे मेन कंटेंट के अगर बात करें तो इसमें ये आते हैं, जहाँ तक इस शासक के साम्राज्यवादिता की बात है तो इसने निम्न युद्ध किए, युद्धों का क्रम बता दिया, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कि उपरोक्त युद्ध के पश्चात या एक सैनिक विजेता के अतिरिक्त यह जो शासक था वो सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रकृति का व्यक्ति था। साहित्यिक सर्जना के अंतर्गत इस काल में ये ग्रंथ लिखे गए, इन्होंने इनको संरक्षण दिया जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे। अंत में फिर उपरोक्त बातों से सिद्ध होता है कि यह कालखंड जो है वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, भारतीय सभ्यता संस्कृति के विशिष्ट तत्वों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल रहा है। इसीलिए इस काल को ये कहा जाता है, या इसीलिए इस काल की ये महत्ता है, इस कालखंड में ये महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित हुए। हो गया आपका। तो मतलब ये है कि एक अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन को कीजिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।